हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, प्राचीन इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा चल रहा था वर्धन राज्य, जिसका पार्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है और आज बारी है पार्ट 2 की। और आज ही ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और ये वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री के लिए, एमए के विद्यार्थियों के लिए, बीए के विद्यार्थियों के लिए, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वर्धन राज्य जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था वर्धन राज्य में हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन की सफलताओं का मूल्यांकन कीजिए। ये एमए की बुक का ही पार्ट है। एमए की एक बुक है, तो उसी की जो मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ एमए हिस्ट्री की सेमेस्टर 1 की। तो देखिए, हर्षवर्धन में अशोक और समुद्रगुप्त दोनों के गुण विद्यमान थे। इस तरह से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हर्षवर्धन के बारे में मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग हमने करी थी पुष्यभूति या वर्धन वंश का जो है प्रारंभिक इतिहास आपको पार्ट 1 में मैंने करवाया था। हर्ष चरित्र से हमें सारी जानकारियाँ मिलती हैं। और एक क्रम मैंने आपको बताया था राजाओं का, हर्ष के पहले के 5 राजाओं का उल्लेख मैंने आपको बताया था। एक क्रम आपको मैंने बताया था। इसके बाद प्रभाकर वर्धन के बारे में बताया था कि वो कौन था, उसकी उपाधि कौन सी थी। तो पहले की वीडियो देख लीजिए। और एक पूरी आपकी क्या है, एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को भी आप जो है पार्ट 1 में देखिएगा। हर्षवर्धन के बारे में हमने फिर स्टार्टिंग किया था उनके प्रारंभिक जीवन से, किस तरह उनका जन्म हुआ और कहाँ हुआ और क्या किसके पुत्र थे। इसके बाद उनको राज सिंहासन की प्राप्ति किस तरह हुई, किसने उनका साथ दिया, किसने उनको छोड़ा। ठीक है, और क्या क्या उनकी आकांक्षाएं थी। हर्ष की विजयों के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया था। गौड़ की विजय हो गई, 5 प्रदेशों की इन्होंने विजय की थी। वल्लभी की विजय होगी, पुलकेशिन द्वितीय से इनका युद्ध हो गया, सिंध की विजय। और आपको नेपाल और कश्मीर की विजय भी बहुत अच्छे से बताया था मैंने आपको। साम्राज्य का विस्तार किस तरह इन्होंने किया हर्षवर्धन ने, और मृत्यु किस तरह हुई। तो आज बारी है हमारे पार्ट 2 की, जिसमें मैं आज आपको करवाऊंगी हर्ष के प्रशासन के बारे में। और ये चैप्टर आज आपका बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। हर्ष का प्रशासन। हर्ष कैसा था, हर्षवर्धन कैसा था? एक विजेता था, एक साम्राज्य निर्माता था, कुशल प्रशासक था। बाणभट्ट का जो हर्ष चरित्र और हेन सांग का जो यात्रा विवरण है इसी के दरबार में आया था। इन सब से हमें जो चीज़ें पता लगती हैं, हम इसके शासन प्रणाली के बारे में जितना भी हमने ज्ञान लेना है, इन 2 चीज़ों से हमें बहुत अच्छे से जो है जानकारी मिल जाती है। और हर्ष ने गुप्तकालीन शासन व्यवस्था को आधार मानकर इसमें कुछ परिवर्तन भी किए हैं, इसमें कुछ संशोधन भी किए हैं और इसको इसने अपना भी लिया है। अब बात करेंगे हम इसके शासन प्रबंध की क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, तो ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे केंद्रीय शासन के बारे में। सबसे पहले जो नाम आता है राजा का ही आता है। हर्ष के समय में जो शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था, राजतंत्रात्मक था, यानी कि राजा का ही शासन था। और जो राजा था वो किस में विश्वास रखता था, ये दैवी उत्पत्ति में विश्वास रखता था, दैवी शक्तियों में ये विश्वास रखता था। इसकी जो हर्षवर्धन की गाइस उपाधियां हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको हर एक उपाधि जो है ध्यान रखनी है, आपको लिखने के लिए भी चाहिए और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बनता है। तो इसकी उपाधियों को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली इसकी उपाधि है परम भट्टारक, फिर है महाराजा धीराज, परमेश्वर, सकलोतरनाथ, परम देवता, चक्रवर्ती। ये जो है हर्षवर्धन की उपाधियां हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसमें जो राजा होता था वो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था, कार्यपालिका का प्रधान होता था, अध्यक्ष होता था, प्रधान न्यायाधीश होता था। राजा ही कैसा होता था, सर्वोच्च सेनापति होता था। और जितने भी पद होते थे, राज्य के जितने भी पद होते थे, ये राजा ही नियुक्त करता था। और ये जो है किसी को भी पद से हटा भी सकता था। तो राजा इतना ही शक्तिशाली था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। ये जो मैं आपको अभिलेख बता रही हूँ, ये अंडरलाइन किए हुए हैं, बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसमें हमें हर्ष की प्रजा हितैषी भावनाओं का ज्ञान होता है कि ये अपनी प्रजा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। किन किन अभिलेखों से हमें पता लगता है, बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेखों से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।
मंत्रिपरिषद की इसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो राजा है वो अकेला काम तो कर नहीं सकता, तो मंत्री तो चाहिए ना। तो मंत्री तो हर जगह चाहिए, चाहे भारत में भी है तो भारत में अलग अलग मंत्रियों का अलग अलग काम है, अकेले पीएम साहब तो कुछ कर नहीं सकते। तो सम्राट को भी सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती थी। और मंत्रियों को उस काल में क्या कहा जाता था? सचिव कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन के काल में मंत्रियों को सचिव कहा जाता था। और क्या कहा जाता था? अमात्य कहा जाता था। साथ साथ बोलिए, सचिव कहा जाता था और अमात्य कहा जाता था। और जो ये मंत्री परिषद है, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? बाण और हेमसांग, इन दोनों ने इसका जो है उल्लेख किया है। बाण भट्ट और हेमसांग जो था, यात्री आया था, इन दोनों ने इस चीज़ का उल्लेख किया है। और उत्तराधिकारी जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी आप जो है मंत्री परिषद की राय लेना जो है आवश्यक समझा जाता था। मान लीजिए किसी राजा की डेथ हो गई है और उसका जो उत्तराधिकारी है, तो आप जब उत्तराधिकारी बनाएंगे तो आपके जो मंत्री परिषद है उसकी आपने सलाह जो है ज़रूर लेनी ही लेनी है। ठीक है, तो अवश्य इसको समझा जाता था। अब बात करेंगे मैं, जो अब आपका जो हर्षवर्धन है, इसका प्रधानमंत्री कौन था? उसका मेरा जो भाई था भांडी। पार्ट 1 में देखिएगा, भांडी की भूमिका बहुत ही अच्छी रही है। और अवंती जो है, भांडी जो था इसका विदेश मंत्री था, सॉरी प्रधानमंत्री था। और जो अवंती है, अवंती क्या था? अवंती था विदेश मंत्री। और सिंहनाथ जो था उसका प्रधान सेनापति था। ये तीनों नाम आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, आपने किस तरह ध्यान रखना है? पीएम कौन था? भांडी था हर्षवर्धन के टाइम में। ठीक है, और विदेश मंत्री कौन था? विदेश मंत्री था आपका अवंती। ठीक है, और प्रधान सेनापति कौन था? सिंहनाथ। सेनापति कैसा होता है? सिंह जैसा होता है, तो सिंहनाथ था। ठीक है, और विदेश सचिव को क्या कहा जाता था? उस समय कहा जाता था महासंधि विग्रहक। विदेश सचिव को क्या कहा जाता था? महासंधि विग्रहक भी इसको कहा जाता था। और जो कुंतल था अश्वारोही सेना का तथा स्कंदगुप्त हाथी सेना का क्या होता था? प्रधान होता था। जो ये कुंतल था, इस तरह जो है आप एरो करके याद करेंगे, जो कुंतल था वो अश्वारोही सेना का था प्रधान। अश्वारोही सेना का प्रधान कौन था? कुंतल था। और जो ये हाथी सेना का प्रधान कौन था? ये था स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। ये सारे के सारे ही व्यक्ति आपको योग्य और ईमानदार मिलेंगे, इनका ही इसमें ज़्यादा स्थान था। ठीक है, ऐसे कोई अयोग्य व्यक्ति इसका मंत्री परिषद में कोई भी स्थान नहीं था। और हेनसांग के जितने भी हमें विवरण मिले हैं, इसमें हमें एक चीज़ पता लगी है कि जो कर्मचारी होते थे और जो मंत्री होते थे, उनको नगद वेतन नहीं मिलता था, उनको सैलरी नहीं मिलती थी, उनको आप भूमि के टुकड़े दे दिए जाते थे। जितने भी आपको ये ऊपर व्यक्ति दिखे और भी बहुत व्यक्ति थे, तो इन सबको भूमि के टुकड़े दे दिए जाते थे, सैलरी नहीं मिलती थी। ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हर्ष के जो अभिलेख हैं और मुद्राएं हैं, उससे हमें कुछ अन्य पदाधिकारियों की सूची भी मिलती है, और ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले जानते हैं महाबलाधिकृत। ये कौन होता था? ये सेना का अध्यक्ष होता था, सेनाध्यक्ष। अब सेना में ही बल होता है ना, तो महाबलाधिकृत जो था सेनाध्यक्ष दूत होता था। प्रांतीय शासक जो थे, उस पे जो अधिकारी बैठा होता था उसे हम कहते थे उपरिक महाराज। क्या कहते थे? उपरिक महाराज। और जो साधारण अधिकारी होता था उसको हम कहते थे, उस पद पर जो बैठा होता था उसको हम कहते थे आयुक्त। साधारण अधिकारी पे कौन था? आयुक्त था। न्यायाधीश को हम क्या कहते थे? मीमांसा। मीमांसा। और राजमहल का रक्षक को क्या कहते थे? महाप्रतिहार। महाप्रतिहार राजमहल का रक्षक होता था। उपज का जो राजकीय भाग जो है ग्रहण करने वाला होता था। जो राजकीय भाग हो गया, मान लीजिए कोई उपज हो गई है, उसका हमने जो राजकीय भाग जो होता था उसको जो ग्रहण करता था, अपने पास रखता था, उसको हम क्या कहते थे? उसको हम कहते थे भोगपति। उसने भोग लिया। लेखा अधिकारी को हम क्या कहते थे? अक्षपटलिक। ये नाम आपने सारे ध्यान रखने हैं। अक्षपटलिक जिसको कहते थे, लेखा अधिकारी को कहते थे। क्लर्क को हम क्या कहते थे? अध्यक्ष लेखक कहते थे। और सेवक भी कुछ प्रमुख थे। और लेखकों को कई स्थानों पर क्या कहा गया है? जो लेखक होते थे इसके दरबार में, उसे दीवर कहा गया है। देवर नहीं, दीवर भी कहा गया है। लेखकों को क्या कहा गया है? दीवर भी कहा गया है। ध्यान रखेंगे।
और इन अधिकारियों का प्रशासन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण हाथ था। और आप देख सकते हैं कि कितने कितने मतलब लोग रखे हुए थे प्रशासन को चलाने के लिए। जैसे आज के समय में चल रहा है, तो उस समय भी हमें प्रशासन में इतने बंदे चाहिए होते थे, और योग्य जो चाहिए होते थे और ईमानदार चाहिए होते थे। कोई भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो आप देख सकते हो कि सारा का सारा सिस्टम हिल सकता है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप जो है इसको अपनी, जहाँ आप नोट्स बना रहे हो या कहीं कुछ लिख लीजिए, और जिस तरह आप लिखेंगे आपको याद करने का मैं तरीका बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख लिया सेनाध्यक्ष, यहाँ पर आपने लिख लिया सेनाध्यक्ष, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे महाबल अधिकृत। इस तरह जो है आप याद करेंगे। ये तो हो गए पद, जो इसका पद हो गया, और क्या कहा जाता था, महाबली अधिकृत। इस तरह जो है आप चीज़ों को याद कीजिए। साथ साथ कुछ और इकाइयाँ भी थी, अन्य प्रशासनिक इकाइयाँ भी थी। वो कौन सी थी देखते हैं। हर्ष ने, इसका साम्राज्य बहुत ज़्यादा विस्तृत था, तो इसने अपने साम्राज्य को बहुत सारे प्रांतों में बांटा था। अब इन प्रांतों को क्या कहा गया, इनको भुक्ति कहा जाता था। नाम तो देने होंगे ना, प्रांत हो गए, इसके बहुत सारे प्रांत हो गए, और इन प्रांतों को क्या कहा जाता था, भुक्ति कहा जाता था। और जो प्रांतीय शासक होता था उसको हम क्या कहते हैं, जो प्रांत का शासक होता था उसका भी कुछ नाम होगा। तो उपरिक महाराज, राजस्थानीय और गोप्ता, ये तीन नाम जो हैं उसको हम बोलते थे जो प्रांतीय शासक होता था। और प्रमुख प्रांतों में यह पद जो था राज परिवार से संबंधित व्यक्तियों को ही दिया जाता था। कुछ ऐसे प्रमुख जो इसके प्रमुख प्रांत हैं जो ये राज परिवार से संबंधित ही जो है व्यक्तियों को ये जो है चीज़ दी जाती थी। ये फिर से वही अभिलेख आ गए हैं गाइस, मधुबन और बांसखेड़ा के अभिलेखों से हमें श्रावस्ती और अहिचित्र जो है भुक्तियों का उल्लेख मिलता है। अब भुक्ति क्या होती थी, प्रांत होते थे ना, ठीक है। तो ये दो भुक्तियों का उल्लेख हमें मधुबन और बांसखेड़ा के अभिलेखों से मिला है। कौन कौन से थे, श्रावस्ती और अहिछत्र। आगे इसने क्या किया है, अब प्रांत तो बट गए और प्रांतों को भुक्ति कहा जाता है। अब इसने प्रत्येक जितने भी प्रांत थे उनको आगे जिलों में बांटा, और जिलों को क्या कहा जाता है, विषय कहा गया। और जिसका प्रधान कौन सा होता था, विषयपति होता था, ध्यान रखेंगे। और जो इस विषयपति की जो नियुक्ति होती थी वो किसके द्वारा होती थी, या तो प्रांतपति के द्वारा होती थी या सम्राट के द्वारा होती थी, ठीक है। और प्रांतों के कुछ जो है प्रमुख नगरों में जो ये विषयपतियों की अदालतें भी होती थी, ठीक है। प्रांत के कुछ ही नगर होते थे उसमें ये जो अदालतें लगाते थे, इन विषयपतियों की अदालतें भी होती थी। और प्रांतों और जिलों के अनेक पदाधिकारियों के नाम भी हमें मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है जिसे अब पुलिस आज कहते हैं, उस समय कहते थे दंडपाशीक। क्या कहते थे, दंडपाशीक उस समय कहते थे। और जो नगर के पूंजीपतियों का जो प्रतिनिधि करता था उसे हम कहते थे नगर श्रेष्ठी, वो नगर का श्रेष्ठ है। तो जो पूंजीपतियों का जो प्रतिनिधि होता था उसे हम नगर श्रेष्ठी कहते थे। और जो कारखानों का प्रतिनिधि होता था उसे हम सार्थवाह कहते थे। क्या कहते थे, सार्थवाह कहते थे। और जो लेखकों का प्रतिनिधि होता था उसे हम कायस्थ कहते थे। क्या कहते थे, कायस्थ कहते थे। इसके अंतर्गत, जिले के अंतर्गत आपको तहसील भी मिलेगी। जिले के अंदर तहसीलें होती हैं ना, तो पाठक कहते थे उनको, जिसको आप तहसील भी कहते हैं। और पाठकों के अंदर क्या होते थे, गांव होते थे, ठीक है। आप इसी तरह जो है पढ़ते हो, लेकिन उस समय के हिसाब से हमें नाम रखने पड़ेंगे, ध्यान तो रखने ही पड़ेंगे ना। तो पाठक क्या हो गए, ये तहसील होते थे। इसको उस समय तहसील जो आज हम बोलते हैं उस समय हम पाठक कहते थे। और पाठकों के अंदर क्या होता था, पाठकों के अंदर गांव होता था। और जो गांव होता था ये शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। और जो इस गांव प्रशासन, जो ये गांव शासन है, इसका जो प्रधान है, जैसे विषय था, हमने जिलों को विषयों में बांटा जिसका प्रधान विषयपति कहलाया था, इसी तरह गांव शासन है, ग्राम शासन है, इसका जो प्रधान होगा इसको आप कहेंगे ग्रामाक्ष पटलिक कहते थे, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। और गांव के जो स्थानीय शासन में अनेक पदाधिकारी ग्रामाक्ष पटलिक की शासकीय कार्यों में क्या करते थे, जो है सहायता करते थे। अब अकेला व्यक्ति तो सारे काम कर नहीं सकता, तो सहायता के लिए कुछ बंदे तो चाहिए ना, तो ये वही बंदे थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे हम इसके आय और व्यय की, किस तरह ये अपने आय और व्यय का ब्यौरा रखता था। राज्य की जो आय का मुख्य साधन क्या होता था, टैक्स होता था, भूमि कर होता था।
और ये क्या करते थे, जो उपज हुई है उसका 1/6 भाग ये ले लेते थे किसानों से। इसके अतिरिक्त हमें जो तामपत्र होते हैं, ठीक है, इसमें हमें और करों का भी उल्लेख मिला है। ये जो है ताम्रपत्र लिखे हुए होते हैं जो अब मतलब मिट चुके हैं। इसमें 2 करों का, एक तो भूमि कर का तो हमें पता लग गया, और 1/6 जो है उपज का लिया जाता था, ठीक है। और 2 कर और भी हैं, हिरण्य और बलि। हिरण्य कर जो होता था ये नगद होता था, मतलब पैसों में होता था। और ये जो हिरण्य कर होता था ये कौन लेते थे, ये कौन देते थे, ये व्यापारी देते थे। ध्यान रखेंगे, जो आपके ये हिरण्य कर हैं ये कौन देते थे, व्यापारी देते थे। बलि के बारे में 2 टैक्स के बारे में ताम पर पत्र में लिखा हुआ है। हिरण्य के बारे में तो पता लग गया कि ये व्यापारी देते थे, लेकिन बलि जो टैक्स है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता लगा है। सिर्फ हम ये संभावना कर सकते हैं कि जो ये बलि था एक धार्मिक कर था। इसके अतिरिक्त कुछ और भी कर थे, चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे मार्ग पर लग गए, घाटों पे लग गए, बिक्री, आप किसी वस्तु की बिक्री कर रहे हो उस पर आपने टैक्स लगा दिया, तो इस तरह से टैक्स लगाया जाता था। हेनसांग ने जो है ये बताया है कि जो इनकी सरकारी आय होती थी इसको 4 भागों में बांटा जाता था। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा जाता था। एक भाग तो होता था सरकारी कार्यों पर, जो आप जो है टैक्स लगा रहे हो सरकारी कार्यों पर। दूसरा होता था आप राजकीय पदाधिकारियों के वेतन में, ठीक है। कैसे कर रखा है इसने, सरकारी आय को 4 भागों में बांट रखा है। सरकारी, एक तो आपके जो गवर्नमेंट के काम हो गए, दूसरा आप जो वेतन दे रहे हो, तीसरा आप जो विद्वानों को पुरस्कार दे रहे हो, और चौथा जो है आप समुदायों को दान देने में खर्च होता था। तो ये इसने जो है हेनसांग ने जो सरकारी आय थी, जो इसकी सरकारी आय को इसने 4 भागों में विभाजित किया हुआ था। फिर से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ आपको। गवर्नमेंट के कामों पर आप जो पदाधिकारी हैं उनको वेतन दे रहे हो, जो विद्वान संरक्षित हैं उनको आप पुरस्कार दे रहे हो, और समुदाय में आप दान कर रहे हो। तो हेनसांग ने सरकारी आय को 4 भागों में बांटा था। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें न्याय प्रबंध की, कैसे ये अपने न्याय प्रबंध करते थे, तो हर्ष एक बहुत ही सुसंगठित न्याय व्यवस्था का इसने गठन किया था। राजा क्या होता था, राजा इसमें अंतिम न्याय का स्रोत होता था, क्योंकि सरकारी शासन ईमानदारी से होता था और प्रजा का इसमें पारस्परिक संबंध अच्छा था। अपराधी वर्ग इसमें बहुत ही छोटा था, मतलब इतना नहीं था जितना आज है। आज तो अपराधी बढ़ चढ़ कर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और अगर आपने राजद्रोह कर दिया है तो आपको आजीवन कारावास मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है कॉमन चीज़ें आप अपनी बुक में से भी देख सकते हैं। और जो पुलिस कर्मी होते थे उनको क्या कहा जाता था, उस समय कहा जाता था, चाट कहा जाता था या भाट कहा जाता था पुलिस कर्मियों को। इतनी दंड व्यवस्था के होते भी हेनसांग के विवरण से पता लगता है, मतलब इतना इसमें इतनी दंड व्यवस्था नहीं थी, इसमें सुचारू रूप नहीं थे, क्योंकि अपराधियों का वर्ग बहुत ही छोटा था, ज़्यादा अपराधी नहीं थे। लेकिन हेनसांग ने एक जगह ये चीज़ बताई है कि इसमें जो जल और स्थल दोनों ही मार्ग जो थे सुरक्षित नहीं थे हेनसांग के टाइम में, और डाकुओं का भय बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और हेनसांग को भी जो इसके दरबार में आया था तो डाकुओं ने इसको 2 या 3 बार लूटा था, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे हम इसके सैनिक प्रबंध की। अब अगर साम्राज्य चलाना है तो एक विशाल सेना तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो बाण भट्ट का ही जो हर्षचरित्र है और हेनसांग के विवरणों से हमें इस चीज़ की पुष्टि मिलती है, इसका सैनिक प्रबंध कैसा था। तो बात करते हैं हम इसके सैनिक प्रबंध की। तो हर्ष के पास एक बहुत ही विशाल सेना थी जिसकी संख्या थी 6 लाख, यानी कि 6 लाख की इसके पास क्या थे, सैनिक थे। उसमें से जो 1 लाख थे वो कौन थे, वो थे घुड़सवार। 60,000 इसके पास हाथी थे, और पैदल सैनिकों की जो इसमें संख्या थी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और इन सब की जो पुष्टि है कि ये सच में ऐसा था, तो ऐहोल अभिलेख से हमें इसकी पुष्टि मिलती है। साहित्य में हर्ष की जो चतुरंगी सेना का विवरण मिलता है, इसमें जो वास्तव में इस समय सेना के सिर्फ और सिर्फ 3 ही अंग थे। वैसे तो हर्ष की जो थी चतुरंगी सेना का विवरण मिलता है, यानी कि 4 सेना का विवरण मिलता है, लेकिन इसमें 3 ही थे। पहला पैदल, दूसरा था अश्वारोही, तीसरा था हाथी। और युद्धों में रथों का महत्व बहुत ही कम हो गया था, ठीक है। और हर्ष चरित्र में अस्त्रों शस्त्रों का भी हमें वर्णन मिलता है। और सेना के अस्त्र शस्त्र को अगर आपने सुरक्षित रखना है
उसके लिए एक अलग विभाग भी बना हुआ था जो सेना के अस्त्र शस्त्र होते थे। अब इस विभाग को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था रण भंडाराधिकरण। ठीक है, रण मतलब भूमि, भंडार कर लिया है, अधिकरण। सेना विभाग का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था उसे हम कहते थे महासंधि विग्रहक। इस नाम को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो सेना विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था महासंधि विग्रहक। अगर आपने सेना के अस्त्र शस्त्रों को कहीं सुरक्षित रखना है, कुछ भंडार करना है, तो अलग ही रखेंगे ना, एक विभाग बनाएंगे ना, तो उस विभाग को क्या कहा जाता है? रण भंडारीकरण। और जो ये सारा संचालन हो रहा है, जो ये सैन्य संचालन हो रहा है, इसका जो मुख्य अधिकारी होता था उसे हम कहते थे महाबलाधिकृत। क्या कहते थे? महाबलाधिकृत, जो सैन्य संचालन का मुख्य अधिकारी होता था। अब बात करेंगे हम सार्वजनिक हित के कार्य कैसे करते थे। तो अशोक के समान हर्ष ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। बहुत से बौद्ध विहार बनाए हैं, चैत्य बनवाए हैं, स्तूप बनवाए हैं, मंदिर हो गए, धर्मशालाएं होगी, और उसने बहुत सारे परोपकारी और धार्मिक संस्थाओं का निर्माण भी करवाया है। शिक्षा का भी उसने बहुत अच्छे से प्रबंध किया है। और नालंदा विश्वविद्यालय को इसने बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी आर्थिक सहायता जो है हर्षवर्धन ने दी है। अब बात करेंगे हम इसके हर्ष का धर्म कौन सा था। तो अपने पूर्वजों की भांति हर्ष भी प्रारंभ से बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। ठीक है, जब वो अपनी बहन राजश्री को ढूंढने गया था विंध्याचल की तरफ, तो पार्ट 1 में देख लेना कैसे वो गया था। तो वहाँ पर दिवाकर मित्र नामक है इसकी जो है एक बौद्ध भिक्षु से, नाम ध्यान रखेंगे, दिवाकर मित्र नामक बौद्ध भिक्षु से इसकी मुलाकात होती है और उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो हेन सांग के प्रभाव में आकर उसने पूर्णतः बौद्ध धर्म को की महायान जो शाखा थी, हीनयान और महायान शाखा है ना, तो इसने महायान शाखा को अपना लिया था। ठीक है, और जो अशोक है और कनिष्क की भांति उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी बहुत कार्य किए हैं। उनको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हर्ष ने अपने राज्य में पशुवध पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी थी कि पशुवध बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और मांसाहार भी बंद कर दिया था पंच भारत में। और इसने जो बौद्ध भिक्षु थे, क्योंकि बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, जो बौद्ध भिक्षु थे उनको आर्थिक सहायता प्रदान की है। स्तूपों और विहारों का इसने निर्माण करवाया है। बौद्ध धर्म में आए मतभेदों को दूर करने के लिए इसने प्रतिवर्ष क्या किया? सभाओं का आयोजन किया, और धर्म में एकता लगाने के लिए उसने कठोर नियम भी अपनाए हैं। उसने भी क्या किया है, हेनसांग ने क्या किया? अशोक और कनिष्क की भांति बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए विदेशों में भी धर्म प्रचारक भेजे हैं। और प्रसिद्ध उस समय जो बौद्ध विश्वविद्यालय था नालंदा विहार, उसको इसने 200 गांव की जो है, 200 गांव बौद्ध होते हैं भाई, 200 गांवों की लगान मुक्ति जो है जमीन दान में दे दी थी। तो बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए इसने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। अब बात करेंगे हम इसके धार्मिक सहिष्णुता की। हर्ष जो था बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था, बहुत ही उदार था, लेकिन ये ब्राह्मणों के प्रति भी बहुत उदारता था। इसके सामने उदारता थी इसके मन में ब्राह्मणों के लिए भी। वो प्रतिदिन क्या करता था? 100 बौद्धों को और 500 ब्राह्मणों को ही भोजन देता था। और कन्नौज हो गया, प्रयाग हो गया, धार्मिक सम्मेलन में शिव और सूर्य की उपासना भी करता था। किन धार्मिक सम्मेलनों में? कन्नौज और प्रयाग के धार्मिक उपसेल जो है इसके सम्मेलन होते थे। तो ये मतलब ब्राह्मणों को भी ऊपर रखता था और बौद्ध भिक्षुओं को भी ऊपर रखता था। और आप इस चीज़ से समझ गए होंगे कि इसकी धार्मिक सहिष्णुता कैसे थी। कन्नौज सभा भी इसमें अभी भी आपको मैंने बताया है कि कन्नौज सभा और प्रयाग सभा इसने बुलवाई थी। तो कन्नौज सभा का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये एक हर्ष के शासनकाल की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हर्ष ने ही बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा का प्रचार करने के उद्देश्य से 643 ईस्वी में ही कन्नौज में एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें इसमें जो है 18 देश के राजा आए थे, 3000 इसमें ब्राह्मण आए थे, जैनी आए थे, और 3000 ही बौद्ध भिक्षु और नालंदा विहार के 1000 भिक्षुओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मतलब इतने लोग इसमें आए हुए थे। इस सभा के आयोजन के लिए जो है गंगा के किनारे एक विशाल विहार का निर्माण करवाया, इसी रूप से विशेष रूप से किया गया था। इतने बंदे जब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट चाहिए ना। और जो सम्मेलन का आरंभ किस तरह हुआ? एक महान जुलूस से हुआ। सबसे आगे जो है महात्मा बुद्ध की 3 फुट, कितने फुट? 3 फुट ऊंची आपको स्वर्ण की प्रतिमा थी।
मूर्ति के पीछे आपको हर्ष और भास्कर वर्मा हाथ में चवर लिए हुए मूर्ति के दाईं ओर इंद्र और बाईं ओर ब्रह्मा के रूप में चल रहे थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो कि इतना विशाल रूप था कन्नौज सभा में। ठीक है, ये आपको ये भाषण आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको सिर्फ पढ़ना ही है। और ये जो है 18 दिन तक ये सभा चलती रही है, कन्नौज सभा। और हेनसांग ने इस महासभा में महायान की श्रेष्ठता को प्रमाणित किया है, क्योंकि वो महायान को ही मानता था तो इसकी श्रेष्ठता को उसने प्रमाणित किया है। और हेनसांग का इसमें बहुत सम्मान किया गया था और महायान देव और मोक्ष देव की उपाधियों से इसको अलंकृत भी किया गया था। अब क्वेश्चन बन सकता है कि हर्ष जो आपका हेनसांग है, इसको कौन कौन सी, हर्षवर्धन ने हेनसांग को कौन कौन सी उपाधियाँ दी थी? महायान देव की दी थी और मोक्ष देव की दी थी। और किस सभा में दी थी? कन्नौज सभा में दी थी। वो कब, कितने दिन तक चली थी? वो 18 दिन तक चली थी। कितने बंदे आपको मैंने बता दिए हैं। अब बात करेंगे हम प्रयाग की सभा के। इसने जो इसका जो शासन काल था हर्षवर्धन का, तो 5वें वर्ष में इसने क्या किया था? प्रयाग जैसे पवित्र स्थान पर भी एक समारोह करवाया। इसे क्या कहा जाता है? इसे महामोक्ष परिषद कहा जाता है। और हेनसांग ने इसी छठी सभा में इसमें भाग लिया था और 643 ईस्वी में प्रयाग में इसको आयोजित करवाया गया था। हर्ष का मित्र राजा था दक्षिण भारत का ध्रुव भट्ट और असम का था भास्कर वर्मा के अलावा इसमें अन्य राजा भी थे और लगभग 5 लाख ब्राह्मण थे, भिक्षु थे, नास्तिक थे, निर्गंथ, अनाथ सब थे। इसमें भी कन्नौज की महासभा के एक जुलूस के साथ इसका प्रारंभ हुआ। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति आगे थी, इसमें खूब दान इसने दिया। इसी प्रकार इसने दूसरे दिन शिव की और तीसरे दिन इसने सूर्य की मूर्तियाँ स्थापित की, प्रत्येक दिन दान भी दिया। चौथे दिन इसने 10,000 जो इसके बौद्ध भिक्षु थे उनको स्वर्ण मुद्राएं दी, वस्त्र दिए, बहुत कुछ किया। और 20 दिनों तक इसने ब्राह्मणों और अगले 10 दिन तक जैन और सबको इसने बहुत ज़्यादा इसने दान दिया है। और जो ये सभा चली है, कितने दिन चली है? ये 75 दिन चली है, ध्यान रखिएगा। साहित्य और शिक्षा की बात करें तो इसमें जो है उच्च कोटि के आपके साहित्यकार थे। ठीक है, 3 नाटक थे हर्ष के, तो भाई रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ठीक है, और बाण भट्ट ने भी 11वीं सदी के लेखक सोहल से भी हर्ष को कविंद्र कहा है। ठीक है, और बांसखेड़ा के दान पत्र में भी हर्ष के कलात्मक हस्ताक्षर हैं, चित्रकला के प्रति इसकी जो है रुचि दिखाई देती है। ठीक है, दरबारी कवि कौन था हर्ष के टाइम में? बाण भट्ट था और इसने कादम्बरी और हर्षचरित्र की रचना की है। मयूर जो था, मयूर ये हर्ष की सभा का दूसरा कवि था और इसकी अगर रचना की बात करें कुछ विद्वान इसे बाण का शवसूर और बहनोई भी बताते हैं। जो ये मयूर है ये कैसे कहते हैं कि बाण का ये बहनोई था। और मयूर की अगर रचना की बात करें तो मयूर शतक है और सूर्य शतक है। ठीक है, प्रशस्ति है और मातंग दिवाकर नाम का एक अन्य साहित्यकार भी इसमें था। तो मेन तो इसमें 2 ही थे। ठीक है, और इसके बाद जो है नालंदा विश्वविद्यालय का एक कुलपति था जिसका नाम था शीलभद्र। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, शीलभद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय का भी नाम आप पढ़ रहे हो ना, तो कुलपति का नाम ध्यान रखना है। पूर्व कुलपति का नाम ध्यान रखना है धर्मपाल, और धर्मकीर्ति भी हर्ष के समय के महान विद्वान थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। हर्ष ने अपने टाइम में जो है शिक्षा को बहुत ही संरक्षण दिया है और इसकी जो प्रारंभिक शिक्षा का मठ और उच्च शिक्षा का केंद्र था। मठों में अलग अलग विषय इसमें पढ़ाए जाते थे, मठ बनाए जाते थे और गया का मठ धर्म की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उस समय प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है हर्ष के समय का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, तभी कह रही थी इसके कुलपति और पूर्व कुलपति का नाम ध्यान कर लो। जिसमें सम्राट हर्ष ने 200 गांव की लगान मुक्त इसमें ज़मीन दे रखी थी और इसमें 10,000 जो है विद्यार्थी शिक्षा को ग्रहण करते थे। और वल्लभी भी इस समय हर्ष का जो टाइम पीरियड चला था एक अन्य विश्वविद्यालय था। एक पंडित नहीं था, एक बहुत पंडित था हर्ष, एक न केवल एक पंडित था, उच्च कोटि का रचनाकारी भी था और इसने शिक्षण संस्थाओं को बहुत ज़्यादा आश्रय भी दिया है। नाम आप ध्यान रखेंगे, एक तो ध्यान रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय का, एक ध्यान रखेंगे आप वल्लभी विश्वविद्यालय का। नालंदा का नाम ज़्यादा आता है। तो गाइस सेशन हुआ समाप्त। कैसा लगा? चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, वर्धन राज्य कंप्लीट हो गया है, लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर मैक्सिमम करेंगे जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं। सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड
टेक केयर।